हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की जो वीडियो है हमारी वो लोकसभा और राज्यसभा के कंपैरिजन पे है। यानी कि आज हम जानेंगे कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है इन दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो लोकसभा है जो राज्यसभा है इसको बोला क्या जाता है। ठीक है, यानी कि इनका नाम क्या है। तो लोकसभा जो आपकी होती है एक तरीके से वो जो हाउस ऑफ पीपल कहलाती है। ठीक है, और वही हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो आपकी है वो काउंसिल ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन दोनों के नाम है एक तरीके से। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपल है और जो राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। यानी कि जो राज्यसभा है वो स्टेट्स की नुमाइंदगी करती है। ठीक है, चलिए जानते हैं इस नाम का आखिर अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए जो लोकसभा है एक तरीके से, जब हम इसको कह रहे हैं हम हाउस ऑफ पीपल, तो इसमें क्या होता है कि जब जिसको हम इसमें हम सीधे ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वेयर पीपल हु आर क्वालिफाइड टू वोट कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय वे ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। तो मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये जो है एक तरीके से मान लीजिए कि अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो इसका पूरा चांस ये होगा कि इनको हमने चुना होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लोकसभा के अगर मेंबर होते हैं तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इनको हम सीधा चुन लेते हैं, इसीलिए इनको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। लेकिन वही बात करें राज्यसभा के मेंबर्स की, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनको हम नहीं चुनते, इनको वे चुनते हैं जिनको हम चुनते हैं। जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा में क्या होता है, हर राज्य की कुछ सीटें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए जो पंजाब है आपका, पंजाब में कुछ सीट्स हैं जो राज्यसभा की हैं, तो राज्यसभा की तरफ राज्यसभा की जो सीट है पंजाब वाली, तो पंजाब के जो एमएलएज हैं वो मिलकर के राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उसको चूज करते हैं। तो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव किस तरीके से होता है, इनडायरेक्ट होता है, और जो लोकसभा होता है उसका जो मेंबर्स होता है उसका चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट होता है। तो इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं, एक का नाम हाउस ऑफ पीपल और दूसरे का जो हमने रखा था काउंसिल ऑफ स्टेट्स रखा था। ठीक है, तो हाउस ऑफ पीपल में क्या होता है, हम डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और वही अगर हम बात करें राज्यसभा की तो इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और इसके जरिए हम असेंबली ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम मौका देते हैं किसमें, राज्यसभा के चुनाव में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे जैसे कि राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को वायनाड से चुना है केरल के लोगों ने। ठीक है, और राज्यसभा के लिए अगर हम लें तो राघव चड्ढा, तो राघव चड्ढा को हमने नहीं चुना, उसको किसने चुना है, वो जो पंजाब है, पंजाब के जो एमएलएज हैं उन्होंने मिलकर के उनको चुना है एक तरीके से। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि लोकसभा में कौन से बंदे कैसे चुनते हैं और राज्यसभा में कैसे चुने जाते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा आपका होता है, इस लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन के साथ साथ यहाँ पर एफपीटीपी सिस्टम होता है। एफपीटीपी का मतलब होता है जिसमें जिसके ज़्यादा वोट आए वो बंदा जीत गया। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि इसमें ये दो चुनाव के तरीके हैं। ठीक है, तो जिस राज्य में जिस पार्टी की सीट्स ज़्यादा होती हैं उस पार्टी के मेंबर जो होते हैं राज्यसभा में वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर राज्यसभा में पूर्ण बहुमत में कोई पार्टी है, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, तो राजस्थान में पूर्ण बहुमत में कौन सी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, पूर्ण बहुमत में, और इसके अलावा कुछ सीटें बीजेपी के पास भी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मेजोरिटी ऑफ सीट्स देखा, जैसे कि मान लीजिए 5 सीट है राज्यसभा की राजस्थान में, तो 5 में से जो 3 होगी वो कन्फर्म होगी कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी, और बाकी की जो 2 रह जाएंगी वो एक बीजेपी को मिल सकती है और एक किसी और को मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि जितने ज़्यादा आपके पास एमएलएज हैं, ठीक है, उतने ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको राज्यसभा की सीट से मतलब मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, नॉमिनेट किया जाता है एक तरीके से, मतलब राज्य सरकार जो होती है वो अपने हिसाब से बंदों बोल मतलब मेंबर्स को भेजती है, और यहाँ पर जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको हम सीधा इलेक्ट करते हैं और सीधा उनको भेज देते हैं। इसीलिए इनका नाम हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ठीक है, और देखते हैं इन दोनों में टेन्योर कितना होता है। देखिए जो आपका लोकसभा होती है वो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई भी बहुत सारी सरकारें ऐसी होती हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। हालांकि अगर हम 2004 से देखें तो चार से क्या, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से देखें तो उस समय से लेकर के अब तक की बात करी जाए तो अब तक की जितनी भी सरकारें थी लोकसभा की, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, यानी कि अपना 5-5 साल जो कार्यकाल होता है उसको पूरा किया। लेकिन वही अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से पहले कर जाते हैं तो उस समय बहुत बार ऐसा होता है कि जिसमें लोकसभा जो होती है एक तरह से डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि वहाँ पर उनका जो कार्यकाल होता है वो पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये होता है कि जो उनको मेजोरिटी ऑफ सीट्स चाहिए होती है वो उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर जाती है। तो लोकसभा का कार्यकाल अगर हम बोलें ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है तो 5 साल का होता है,
और इसके चांस ये जो है आपका वो परमानेंट बॉडी नहीं है, ठीक है, नॉन परमानेंट बॉडी है ये, कभी भी इसकी सरकार गिर सकती है। जैसा कि आपको पता होगा अभी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, तो ऐसा ही मोशन आता है एक तरीके से जिसके जरिए सरकार को गिराया जा सकता है। हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए प्रधानमंत्री को हटाना मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी ऑफ सीट्स जो है वो किसके पास है, बीजेपी के पास है। खैर, तो इसके जरिए ही क्या होता है, लोकसभा पर डिपेंड करता है कि वो कितने साल तक काम करेगी, ठीक है। तो लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, 5 साल का होता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। वही बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है आपका एक परमानेंट बॉडी है और इसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उन सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल, यानी कि कोई भी सदस्य को चुन लिया आपने तो वो 6 साल के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, और उनको हटाया नहीं जाता एक तरीके से, वो एक तरीके से परमानेंट बॉडी है, ठीक है। तो राज्यसभा क्या है, परमानेंट बॉडी, और लोकसभा जो है उसका टेन्योर कितना बताएंगे आप, 5 साल, ठीक है। तो इसमें जो राज्यसभा की जो परमानेंट बॉडी है इसमें जो मेंबर होते हैं उनके मेंबर्स का कार्यकाल होता है एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर लोकसभा मैंने किसका कार्यकाल बताया, वहाँ पर उस सदन का कार्यकाल बताया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना आप, ठीक है। राज्यसभा में मेंबर्स का कार्यकाल होता है और लोकसभा में पूरी मतलब एक तरीके से जो गवर्नमेंट है या फिर जो लोकसभा के टोटल मेंबर्स है उन सबका कार्यकाल डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो दोनों सभाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनको हेड कौन करता है। तो लोकसभा का जो हेड होते हैं वो एक तरीके से उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में चुने जाते हैं और वो हैं ओम बिरला, ठीक है। और वही अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो जिस भी कार्यकाल में जो भी उस समय वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक तरीके से राज्यसभा को चला रहा होता है। तो अभी के समय की अगर हम बात करें तो लोकसभा कौन चला रहा है, एक तरीके से उसका हेड कौन है, ओम बिरला है, ठीक है। और राज्यसभा कौन चला है, तो अभी के जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, जगदीप धनखड़, यानी कि फोटो के जरिए आप देख सकते हैं जगदीप धनखड़ जी हैं ये। तो ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से राज्यसभा को चेयरमैन है, ठीक है। तो ये इनके हेड होते हैं। नाम हमेशा याद रखें आप कि राज्यसभा का हेड कौन होगा, जो उस समय का वाइस प्रेसिडेंट होगा, और लोकसभा कौन होता है, वो उसी सदन में से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है जिसको चुना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं कि जो मिनिमम एज होती है, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए, वही राज्यसभा का बनने के लिए आपको कम से कम 30 साल की उम्र चाहिए। तो इन दोनों से आप समझ सकते हैं कि जो उचला सदन, ऊपरी सदन जो है हाइयर वाला, वो कौन सा है, राज्यसभा है। लोकसभा क्या है, निचला सदन, लेकिन दोनों में पावरफुल पूछा जाए तो लोकसभा को माना जाता है, ठीक है। तो लोकसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 साल, और मेंबर बनने के साथ आपको चुनाव भी जीतना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। खैर, और राज्यसभा का आपके लिए 30 वर्ष, ठीक है। तो ये मिनिमम एज है टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। खैर, अगला है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा के जो टोटल मेंबर है वो कितने होते हैं और राज्यसभा के टोटल मेंबर कितने होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ लिखिए 552, लेकिन फिलहाल में अगर देखा जाए तो भारत में जो लोकसभा के जो टोटल मेंबर हैं वो हैं 545 के आसपास, ठीक है, 545 ही हैं, जिसमें से 543 का जो होता है वो चुनाव कराया जाता है। यहाँ पर जो इलेक्शन हुए हैं 542 सीटों पे ही हुए हैं अभी के समय में, ठीक है। तो 543 का आपने क्या करा लिया, चुनाव करा लिया, और बाकी को क्या आपने नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। और वही राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कम से कम 138 सॉरी, ये जो 245 है, 250 यहाँ पर टोटल है एक तरीके से, तो 238 हैं, उनको तो एक तरीके से जो राज्य की सरकार जहाँ पे होती है वो वहाँ से आते हैं, और बाकी के जो 12 फिर मेंबर रह गए उनको नॉमिनेट किया जाता है किसके जरिए, राष्ट्रपति के जरिए, ठीक है। तो लोकसभा के आपको सभी मेंबर, कम से कम 543 मेंबर को तो आप ही चुनते हो, ठीक है। यहाँ पर 542 को आपने चुना था, ये जिस इलेक्शन का यहाँ दिखाया मैंने, और बाकी के बंदे इसमें 2 या 3 बंदे जो होते हैं वो कौन करता है, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो लोकसभा में ये होता है। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो इसमें 238 जो होते हैं वो स्टेट्स से आते हैं सीधा, जो स्टेट्स के एमएलए हैं वो अपने स्टेट से भेजते हैं, और बाकी के जो 12 मेंबर्स होते हैं उसको नॉमिनेट किया जाता है किसके ज़रिए, राष्ट्रपति के ज़रिए। और वो जो 12 हैं वो कला में, विज्ञान में, किसी खेल में उसके जो लोग होते हैं उन्हीं को ही नॉमिनेट किया, जैसे कि आपको पता होगा कि सचिन तेंदुलकर, जया बच्चन, ये सब क्या है, राज्यसभा की मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इनको नॉमिनेट किया गया है किसके जरिए, राष्ट्रपति के जरिए, ठीक है। तो राज्यसभा में 238 का तो चुनाव हो गया एक तरीके से, चुनाव का मतलब वही एमएलए चुन करके भेजेंगे, ठीक है। और जो 12 बच गए आपके, वो 12 नॉमिनेट करता है कौन, राष्ट्रपति। और वही लोकसभा में भी तो कुछ मतलब 542 से फिर इसमें जो चुनाव हुए हैं उसमें हमने चुने हैं, और बाकी जो बंदे होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के जरिए, वो एंग्लो इंडियन के जो बंदे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि फंक्शंस का एक तरीके से, तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा का फंक्शन एक तरीके से सेम ही कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम बिल को लेकर के आना होता है, फिर उस बिल को पास करना होता है। लेकिन ज़्यादातर जो बिल होते हैं, बिल का मतलब समझिए कि एक तरीके से कानून का प्रारूप, ठीक है, यानी कि कानून बनने से पहले जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम समझेंगे कि दिल्ली सर्विस
बिल पास इन लोकसभा। तो दिल्ली सर्विस बिल कौन लेके आया? बीजेपी लेकर गए थे। इस बिल में क्या था कि ये चाहते हैं कि दिल्ली के जो मतलब आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, अधिकारियों का जो तबादला होगा यानी कि ट्रांसफर होगा वो किसके पास? सेंटर के पास अथॉरिटी होगी, ठीक है। लेकिन वही जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि ये जो बिल है ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे दिल्ली की जो पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सीएम के पास ये पावर नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये बिल किसने पास किया? लोकसभा ने पास किया, ठीक है। अब ये बिल कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में क्या करना पड़ेगा कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और मतलब एक दूसरे से मना भी कर सकते हैं। हालांकि पास हो जाएगा ये बिल, क्योंकि राज्यसभा में भी जो मेंबर हैं वो बीजेपी के ज़्यादा हैं, तो नॉर्मल सी बात है ये वहाँ से भी पास हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा को बनाने का जो मेन कारण है वो यही होता है कि जो स्टेट्स के राइट्स हैं उसको ये रोक सकें या फिर उसको प्रोटेक्ट कर सकें। देखिए यहाँ पे लिखा है राज्यसभा हैज स्पेशल पावर्स टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स राइट अगेंस्ट द यूनियन, ठीक है। तो खुद ही सोचिए कि मान लीजिए पूरे भारत में जो सरकार है अभी किसकी है? बीजेपी की है, ठीक है। अब पूरे भारत में सरकार है बीजेपी की, लेकिन वही मान लेकर कि जितने भी स्टेट्स हैं किसमें? भारत में, उन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वो वहाँ पर दूसरे जो स्टेट्स हैं और दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट है। तो लोकसभा में तो भले ही बीजेपी के पास मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा में अगर मेजोरिटी नहीं होगी तो अगर वो कोई भी बिल पास करेंगे तो राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से समझ आ गया आपको कि राज्यसभा के पास कौन सी पावर है कि जो भी बिल अगर यूनियन पास करता है तो उसको रोकने की जो पावर होती है वो राज्यसभा के पास होती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बिल तभी एक्ट बनता है जब वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए, ठीक है। तो लोकसभा से कोई बिल पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया तो उसको साइन कौन करता है? मतलब एक तरीके से राष्ट्रपति के पास जाता है वो, राष्ट्रपति अगर साइन कर देते हैं तो वो जो है बिल एक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा को बनाने का कारण ही क्या था कि इनका काम है जो भी यूनियन गवर्नमेंट है वो कोई भी बिल वगैरह लेकर के आती है जिसके ज़रिए किसी राज्य की शक्तियाँ कम हो रही हैं तो उसको वे रोक सकते हैं। हालांकि ये तभी रोक पाएंगे जब उनके पास फुल मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये फंक्शंस थे इसके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।